हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जीके क्विज के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। इसमें हमारे जो क्वेश्चन हैं वो सभी जो मिले जुले क्वेश्चन होते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, उन सभी से मिले जुले क्वेश्चन हैं। तो टोटल 25 क्वेश्चन हम इसमें जीएस के करने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इन 25 में से आपने कितने का आंसर सही दिया है। इसके अलावा एक क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में आपसे पूछूंगा, उसका जवाब भी आप कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको उसका आंसर पता होगा तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि बुमला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड? मैं क्विज को बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी अपना आंसर बताइएगा। बुमला दर्रा जो है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ओके। और आपको बता दूं कि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 5200 फुट की ऊंचाई है। मेन मेन जो ये बुमला दर्रा है ये पड़ता है चीन और भारत के बीच में। बेसिकली मतलब तिब्बत और भारत के बीच में, क्योंकि तिब्बत चीन के कब्जे में है, तो तिब्बत और भारत के बीच में ये बुमला दर्रा है। और ये जाना जाता है कि दलाई लामा इसी बुमला दर्रे के थ्रू जो है भारत आए थे भागकर। ठीक है, आपको पता है कि चीन जो है दलाई लामा को मतलब पकड़ने की कोशिश कर रहा था। तो दलाई लामा जो है वहाँ से शरणार्थी के तौर पे भारत आए थे। तो जो वो आए थे अपनी जान बचा के चीन से मतलब भागकर जो आए थे वो बुमला दर्रा से ही आए थे। तो कई बार पूछा जाता है कि बुमला दर्रे के मतलब ये दलाई लामा जी जो हैं ये कौन से दर्रे के रास्ते जो है भारत में इन्होंने प्रवेश किया था? तो आप याद रखिएगा, बुमला दर्रे के रास्ते इन्होंने भारत में प्रवेश किया था। ठीक है। और 2004 में एक बार फिर मतलब पहले तो इसको बुमला दर्रा को बंद कर दिया गया था, लेकिन 2004 में एक बार फिर से बुमला दर्रा को खोला गया। करीब 44 साल बाद जो है बुमला दर्रा को खोला गया था ताकि लोग व्यापार कर सकें। ठीक है, आप याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इसका सही आंसर? अरुणाचल प्रदेश। चलिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुदूर दक्षिण अक्षांश पर अवस्थित है? दक्षिण स्थान पे सबसे दूर मतलब दक्षिणी अक्षांश पे सबसे दूर इनमें से कौन सा स्थित है? दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चिली या पोलिनेशिया? तो इसका जो सही आंसर है वो है चिली। चिली सुदूर दक्षिणी अक्षांश पर अवस्थित सबसे मतलब दूर वाला स्थान है चिली। याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, दक्षिणतम निदेशांक में स्थित है ये दक्षिणी गोलार्ध के। आप इस चीज़ को जरूर याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा है हमारा कि पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस जो मतलब चश्मे जो होते हैं उसमें किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो पढ़ने में जो चश्मे हम जो यूज करते हैं उसमें किस तरीके के लेंस का उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का, यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पर तो सही है। इंग्लिश में उत्तल लेंस को बोला जाता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। दो तरीके के लेंस होते हैं ना, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस में जो है मतलब जो उत्तल और अवतल लेंस में जो है उत्तल लेंस का उपयोग ग्लासेस में किया जाता है। ठीक है, तो ये दूर दृष्टि दोष को दूर करता है। ठीक है, और जिनको निकट दृष्टि दोष की समस्या होगी तो उनके लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला है हमारा कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस, हीमोलिसिस, ओस्मोसिस या पैलिसिस? क्या कहते हैं? तो खून को शुद्धिकरण करने की जो प्रक्रिया है उसको डायलिसिस बोलते हैं। आपने डायलिसिस के बारे में सुना होगा, खास करके जिनको जैसे मतलब खून से रिलेटेड बीमारियां हो जाती हैं, चाहे ब्लड कैंसर हो या फिर और भी जो चीज़ें होती हैं, तो उनको जो है डायलिसिस किया जाता है। ठीक है, एक तरीके से उनका खून जो है उनको चेंज किया जाता है, खून को शुद्ध किया जाता है उनके। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, डायलिसिस बोला जाता है खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को। देन क्वेश्चन नंबर पाँचवा है हमारा कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है? शरीर में मनुष्य को मधुमेह रोग जो डायबिटीज़ है वो किसके कारण होता है? ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या इंसुलिन? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य ताप पर द्रव होता है? सीसा, पारा, निकेल या टीन? तो एकमात्र पदार्थ है पारा जो कि सामान्य ताप पर द्रव होता है। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है और चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है,
मतलब सीधे सीधे हमसे ये पूछ रहे जो खट्टे फल होते हैं उनमें कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो उनमें पाया जाता है विटामिन सी। सो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने सुना होगा स्कर्वी रोग के बारे में, तो जब जिन लोगों को विटामिन सी की कमी हो जाती है शरीर में, तो उन्हीं को जो है ये मतलब रोग हो जाता है स्कर्वी रोग। ठीक है। तो ये सभी खट्टे फलों में पाया जाता है, जिसमें संतरा हो गया या फिर जो मौसमी वगैरह हो गए, उन सभी में ही पाया जाता है। नींबू में जो है विटामिन सी पाया जाता है। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वां है हमारा कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की। मतलब पहले खुद को हजरत आला बोला और उसके बाद में सुल्तान बोला। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी या इस्लाम शाह, कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी वाला, यानी कि शेरशाह सूरी था ऐसा सुल्तान जो जिसने पहले खुद को हजरत आला बोला और उसके बाद में फिर जो है इसने सुल्तान की उपाधि अपना ली थी। ठीक है। तो इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं। सुल्तान की उपाधि जब चौसा का युद्ध हुआ था ना हुमायूं के साथ इसका, उसके बाद जो है जब हुमायूं को इसने हराया था 1539 में, तब जाके जो है इसने खुद को सुल्तान बोल दिया था। ठीक है। और शेरशाह की उपाधि भी, मतलब शेरशाह नाम से जो है तब जाना जाता था इसको, शेरशाह की उपाधि भी मतलब जो है तभी इसने धारण की। उससे पहले ये इसका जो नाम था वो था शेर खान। ठीक है। शेर खां जो है इसका नाम था। क्वेश्चन नंबर 9 वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा पहले पचता है। हमारे शरीर में अगर हम कोई चीज़ खाएंगे तो सबसे पहले क्या पचेगा? पानी, बियर, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन? तो सबसे पहले जो पचता है शरीर में वो होता है प्रोटीन। ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे। अमाशय में ही जो है प्रोटीन का पचना शुरू हो जाता है और एक एंजाइम निकलता है जठर रस जो बोलते हैं, पेप्सिन नाम का। ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है ये प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है, पेप्टोन में बदल देता है। किसको बदलता है? प्रोटीन को पेप्टोन में। ठीक है। कई बार पूछा जाता है कि प्रोटीन को पेप्टोन में कौन बदलता है, तो पेप्सिन बदलता है। ठीक है। याद रखिएगा जठर रस में जो पेप्सिन नाम का जो एंजाइम होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। सबसे पहले यही पचता है प्रोटीन हमारे शरीर में। क्वेश्चन नंबर 10वां है कि निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, अरविंद घोष या दादा भाई नौरोजी? तो 1906 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसमें दादा भाई नौरोजी ने इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक है। 1906 में। और इसके बाद का जो अधिवेशन हुआ था 1907 वाला, उसी अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था, गरम दल और नरम दल। और मतलब जो भी गरम दल और नरम दल के आपसी जो विवाद थे वो खुलकर सामने आए थे 1906 वाले अधिवेशन में। ठीक है। याद रखिएगा उस वक्त दादा भाई नौरोजी थे कांग्रेस के अध्यक्ष, मतलब उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है। और कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 1885 में, ये भी याद रखेंगे। ठीक है। कल 1985 बोल दिया था गलती से, 1885 में, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि कौन सा ग्रह जीवन धारण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब किस ग्रह में जीवन पाया जा सकता है? बृहस्पति, शुक्र, नेपच्यून या मंगल? ठीक है। तो अभी तक हमने हमारे सौरमंडल की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ मंगल ऐसा ग्रह है जहाँ ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जीवन संभव हो सकता है। एलन मस्क के बारे में आपने सुना होगा। तो एलन मस्क ये चाहते हैं कि मतलब वो एक बस्ती बसाएं मंगल में। ठीक है। तो मंगल ही है मतलब फ़िलहाल में जहाँ पर जीवन संभव है, तो कोशिश की जा रही है। तो देखो कब तक हम लोग मंगल में पहुँच पाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद या विधि मंत्रालय? तो उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी संख्या में मतलब उनको कम करना, यहाँ पर एक्चुअली ज़्यादा पूछा गया कि उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो इसका अधिकार सिर्फ संसद को दिया गया है। ठीक है। जब संसद में जब कानून बनेगा न्यायाधीशों से रिलेटेड जो वृद्धि करने को लेकर है, तो उसी के बाद जो है इसमें वृद्धि की जाएगी। 124A में जो है ये दिया गया है कि सिर्फ संसद के द्वारा ही न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ओके। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। 2019 के बाद मतलब जो हमारा जो उच्चतम न्यायालय है उसमें 34 जज हो गए। पहले 31 थे मेरे ख्याल से। ठीक है। तो अब 34 कर दी गई है मुख्य न्यायाधीश को मिला के। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13वां है हमारा कि टरबाइन और डायनमो से
बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? रासायनिक ऊर्जा, सौर ऊर्जा, मैकेनिकल ऊर्जा यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा बोलेंगे हिंदी में, या फिर मैग्नेटिक ऊर्जा। तो इसका जो सही सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? टरबाइंस और डायनेमो में बिजली प्राप्त करने के लिए मैकेनिकल ऊर्जा यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डायनेमो जो मूल रूप है वो जनरेटर का ही दूसरा नाम है, आप बोल सकते हो डायनेमो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, मैकेनिकल ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, मैकेनिकल ऊर्जा या यांत्रिक ऊर्जा। चलो, क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? भारत की रुपया है तो और कौन से देश की रुपया है? भूटान, मलेशिया, मालदीव या सेशल्स? तो सेशल्स की मुद्रा जो है वो रुपया है। सेशल्सी रुपया बोलते हैं वहाँ की मुद्रा को। ठीक है, भूटान की अगर बोलेंगे तो नगुल्टम, और मलेशिया की अगर बोलेंगे तो रिंगिट, और मालदीव में चलता है रुफिया। वो फल वाला ना, फिया, ये। ठीक है, और हमने पूछा क्या था? रुपया रुपया रुपया। ठीक है, ये चलता है सेशल्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान से निजामुद्दीन होगा? ये मैंने क्या लिख दिया? ये जिमामुद्दीन लिख दिया मैंने। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, कौन से सुल्तान से? निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी से जो है निजामुद्दीन औलिया ने मिलने से मना कर दिया था। दिल्ली सल्तनत के अंदर मतलब इन्होंने करीब 7 जो है अलग अलग राज्य देखे थे अलग अलग लोगों के। ठीक है, 7 राजा देखे थे आप बोल सकते हो निजामुद्दीन औलिया ने। और लेकिन ये किसी से भी जो है इन्होंने भेंट नहीं की थी, मतलब ये किसी के दरबार में नहीं गए थे। और अलाउद्दीन खिलजी ने जब इनसे भेंट करनी चाहिए तो इन्होंने इनकार कर दिया था। ठीक है, तो याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है काफ़ी कि निजामुद्दीन औलिया ने किस शासक से या किस सुल्तान से भेंट करने से मना कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया था। ठीक है, चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है कि गद्दी लोक निवासी हैं। जो गद्दी एक जाति है, ये कौन से राज्य में निवास करती है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय में। तो गद्दी लोग जो है ये हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में भी ये जाति पाई जाती है। ठीक है, आपने वो देखे होंगे ना जो अरे बहुत सारी बकरियां होती हैं ना, उनके पास वो गद्दी समुदाय के ही होते हैं वो। ठीक है, बकरियां चराने के लिए भी शहरों में भी कई बार देखने को मिल जाते हैं। अगर जो छोटे शहर होते हैं वहाँ पर, तो वो मतलब चराने के लिए निकलते हैं वो। तो बहुत सारी बकरियां होती हैं उनकी, तो वो कई महीनों तक जो है मतलब वो बकरियों को चराते रहते हैं और फिर बहुत महीनों बाद घर जाते हैं। ठीक है, तो ये गद्दी लोग ही होते हैं। तो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश में ये जाति पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 17 है कि प्रतिशत रूप में अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ पर है? सीधे सीधे है कि सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र वाला जो प्रतिशत मतलब 1% वाला राज्य है वो कौन सा है क्षेत्रफल के लिहाज से? ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम या नागालैंड? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। ठीक है, मिजोरम में सबसे ज़्यादा 1% है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्षेत्रफल के लिहाज से कह रहे हैं, ये किस राज्य का क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे ज़्यादा मतलब क्षेत्रफल पे जो है 1 है, तो इस लिहाज से मिज़ोरम जो है टॉप पे है। उसके बाद फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर मेघालय है। ठीक है, और अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए क्षेत्रफल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो 1 है वो मध्य प्रदेश में है, और फिर अरुणाचल प्रदेश में, और फिर छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो इस चीज़ को हमको याद रखना है। अगर प्रतिशत के हिसाब से पूछेगा तो मिजोरम, और अगर आपसे पूछ लेगा कि क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे ज़्यादा 1 कहाँ पर है, तो फिर मध्य प्रदेश में। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्न राज्य में से किसकी जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है? इनमें से सबसे ज़्यादा किसकी है हमको ये बताना है। ठीक है, केरल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल? तो इनमें से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है किसका है? पश्चिम बंगाल का। ठीक है, 1029 1029 मतलब जो है प्रति व्यक्ति है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व। ठीक है, प्रति किलोमीटर के हिसाब से। तो याद रखिएगा, इनमें से सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या घनत्व है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना होगा। अगर मान लो सीधे सीधे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मतलब जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है,
और ऑप्शन में बिहार दिया रहता तो बिहार का जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, जनगणना 2011 के अनुसार यहाँ पर 1102 व्यक्ति जो है मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से रहते हैं। 1102 व्यक्ति जो है यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है बिहार में। ठीक है, और अगर सबसे कम की अगर बात करते हैं तो सबसे कम है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, ये आंध्र प्रदेश नहीं है, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में कितना है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 19वां है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग की जाती है। तांबा, जर्मेनियम, ग्रेफाइट या चांदी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला, यानी कि जर्मेनियम। ठीक है, ये दो धातुएं होती हैं बेसिकली। सबसे पहले एक तो जर्मेनियम हो गया और एक सिलिकॉन हो गया। तो ये अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में इनका प्रयोग होता है। ठीक है, तो अगर सिलिकॉन भी मान लो ऑप्शन में होता तो वो भी सही हो सकता था। यहाँ पर तो नहीं है, तो बी वाला सही हो जाएगा। चलो, मेरा पूरा गला बैठा हुआ है इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से थोड़ा सा। क्वेश्चन नंबर 20वां है हमारा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह या भीमराव अंबेडकर। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है वो सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, 39 में, जब इन्होंने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, याद रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस ने की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ठीक है, वर्ष भी याद रख सकते हैं क्योंकि पूछा जाता है ये भी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21वां है कि निम्नलिखित में से किसको चैल्कोलिथिक युग भी बोलते हैं। चैल्कोलिथिक युग किसे कहा जाता है। कहीं कहीं पर ये चाल्कोलिथिक भी लिखा हुआ है, वो थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन वाली है दिक्कत। ठीक है, मतलब इसकी स्पेलिंग होती है CHAL, तो इसलिए कहीं कहीं पर ये चाल लिख दिया गया है। ठीक है, चाल्कोलिथिक लिखा है, चैल्कोलिथिक होता है ये। तो जो चैल्कोलिथिक है वो बेसिकली चैल्कोलिथिक का जो ग्रीक भाषा में जो शब्द मतलब इसका मतलब होता है वो होता है तांबे का युग वाला या तांबे की उम्र। ठीक है, तो चैल्कोलिथिक जाहिर सी बात है तांबा है यहाँ पर मतलब, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ताम्र पाषाण युग की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी वाला यहाँ पर से सही है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि चैल्कोलिथिक युग से आप क्या समझते हैं, तो हम समझते हैं ताम्र पाषाण युग के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा सीधे। क्वेश्चन नंबर 22वां है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया, क्यूबा, घाना या फिलीपींस। ठीक है, तो किसके निकट पाई जाती है ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में आपने सुना होगा, तो यही है दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। ठीक है, कहाँ पर है ये, तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में है। तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पर से सही हो जाएगा। ठीक है, क्वींसलैंड और न्यू साउथ वेल्स के पास में है ये जो प्रवाल भित्ति है। तो आप याद रख सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसकी लंबाई है, 1600 किलोमीटर के दायरे में ये प्रवाल भित्ति फैली हुई है। ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23वां है हमारा कि कर्नाटक जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था उसका क्या कारण था। फ्रांसीसी और अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रेलिया की राजगद्दी का मसला, कर्नाटक की राजगद्दी का मसला या अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी वाला, यानी कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। अंग्रेजों ने कुछ मतलब जो फ्रांस से कुछ जहाज़ थे उन पर कब्जा कर लिया था। ठीक है, तो इसी वजह से जो है ये युद्ध हुआ था। याद रखिएगा इसको, 1746 में ये शुरू हुआ था ये युद्ध। चलो, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24वां है कि जनमत है, क्या होता है जनमत। बहुमत की राय, राजनीतिक मामलों पर जनता की राय, देश के नागरिकों की राय, संपूर्ण समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय। तो जब भी हम जनमत की बात करते हैं तो मतलब ये होता है बहुमत की राय, कि ज़्यादातर लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है जनमत। ठीक है, जनमत जो है बहुमत की राय होती है। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25वां और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, किस देश में दुनिया की सबसे ज़्यादा चॉकलेट खाई जाती है। स्विट्जरलैंड, चीन, नॉर्वे या कनाडा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो चॉकलेट खाई जाती है वो खाई जाती है स्विट्जरलैंड में। औसतन 8 किलो चॉकलेट जो है यहाँ के लोग खाते हैं हर साल। ठीक है, कितना किलो, 8 किलो। चलो, एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, इसका आंसर कमेंट करके मुझे बताना।
क्वेश्चन ये है कि सबसे जल्दी अपनी धुरी पर घूमने वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, अपनी ही दूरी पर घूमने वाला मतलब सबसे पहले कौन घूमता है ये हमें बताना है। सूर्य का चक्कर नहीं लगाने वाला पूछ रहा हूँ मैं, अपनी ही दूरी पर कौन घूमता है सबसे पहले। मंगल, बुध, बृहस्पति या शनि।